तुम सभी लोगों को यहाँ पर सेफ रहना है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वो अपना नोटिफिकेशन ओपन करता है और बटन दबाकर अपने वर्ल्ड में आ जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाता है और वो उन्हें अपने सोने के पास लेकर जाता है जो उसके बंगले में पड़ा है। और वो चौंक जाते हैं कि वैंग के पास उसका खुद का विला है और वैंग उन्हें अपना सोना दिखाता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा सोना, और उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या उसने कुछ इलीगल करा है इतने सारा सोना पाने के लिए। वैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई इलीगल काम कर सकता हूँ। और वो उन दोनों को कहता है कि हमें अब एक बिजनेस खोलना चाहिए और चलो हम एक बिजनेस के लिए एक अच्छी सी दुकान ढूंढते हैं। और वैंग कहता है कि अब से तुम्हारा 10% शेयर होगा। और वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा हो गया और ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। वैंग कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा है और तुम 10% ले सकते हो। और वो लोग ज्वेलरी की दुकान खोलने की सोचते हैं और अगर वो तीनों काम करेंगे तो एक अच्छा खासा बिजनेस अंपायर खोल बना सकते हैं। वो दोनों रोने लगते हैं और वैंग के गले लग जाते हैं और वो अब एक रेस्टोरेंट में जाकर मछली और चिकन विकन खाता है क्योंकि एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उसे ऐसा कुछ खाने को नहीं मिला था और ऐसा खाना उस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लग्जरियस होगा, लेकिन असली वर्ल्ड में ये सब तो आम बात है। वैंग कहता है कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद मेरे साथ काम करो और हम मिलकर एक ज्वेलरी शॉप बनाएंगे और मेरे पास एक बंदा है जो मुझे सस्ते दाम पर सोना बेचता है। और वो कहता है कि मैं 20 लाख रुपए और अपने सोने के इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और ये यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और कई लोग पूछ रहे थे कि इस मानवा का नाम क्या है। तो इस मानवा का नाम है आई एम कैरिंग गोल्ड फ्रॉम द एपोकलिप्टिक वर्ल्ड। और वैंग अपने दो दोस्तों को बिजनेस का प्लान बनाता है और उन्हें दोनों को शामिल कर लेता है और वो दोनों वैंग के चिपक जाते हैं। और तभी वैंग के फोन में मैसेज आता है कि उसका जो उसने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि उसके मेंशन पर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और उसके अंदर से कई सारे वर्कर बहुत भारी भरकम सामान उठा रहे थे। उसके अंदर आटा था, आटे की कई बोरियां थी और उसके दोस्त पूछते हैं कि तुमने इतने सारे आटा और सब्जियां क्यों खरीदी हैं। और वो कहने लगता है कि क्या तुम मिस्टर ली से, जो कि इसकी एक्स का गर्लफ्रेंड था ना, बॉयफ्रेंड था ना, उससे छुपने की प्लानिंग बना रहा है क्या। और वैंग कहता है कि मैं उससे क्यों छुपूंगा, ये चीजें तो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की है। और उसका दोस्त कहता है कि तो ठीक है फिर हम दोनों कंपनी संभालने के लिए जाते हैं। और वैंग कहता है कि ठीक है तो फिर हम जो हमारे स्कूल के सामने चाय की ठेली है ना वहाँ पर मिलेंगे आज रात को। और वैंग बिंग वहाँ शहर में टहलने लगता है और वैंग सोचने लगता है कि वो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रहने लगा था और उसको अब ये अपना असली रियल वर्ल्ड अजीब सा लगने लगा और वो एक जंगल के रास्ते से जाने लगता है। और वो जाते हुए यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखता है कि वो कितने ज्यादा लापरवाह है और वो सोचता है कि शायद उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया है। और अगर वो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में नहीं गया होता तो आज वो एक नौकरी कर रहा होता और औरों की नजरों में वो तो बस एक आम सा स्टूडेंट है और इन अमीर लोगों के सामने तो मैं बस एक चींटी हूँ। लेकिन भगवान ने उसे एक चांस दिया है जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन सकता है और दोनों फुल अपोकलिप्टिक वर्ल्ड और अपना रियल वर्ल्ड में डोमिनेट कर सकता है और उन पर राज कर सकता है। और वो आगे जाने लगता है और तभी उसके सामने कई सारे गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि वैंग बिंग क्या तुम ही वैंग बिंग हो। और वो लोग वैंग बिंग का मजाक सा भी उड़ाने लगते हैं। वैंग बिंग सोचता है कि ये गुंडे तो जरूर मिस्टर ली ने भेजे होंगे। वैंग कहता है कि हाँ मैं ही वैंग बिंग हूँ, क्यों क्यों पूछ रहे हो। और वो उन गुंडों का लीडर कहता है कि तुम तो बड़े बहादुर हो, तुमने अपने पैंट गीली नहीं करी, क्या तुमने ब्लैक टाइगर ग्रुप डोंग के बारे में सुना है। वैंग कहता है कि बकवास बंद करो, क्या उस बेवकूफ ली ने तुम्हें भेजा है। और वो गुंडा कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें पता चल ही गया, तो चलो हम धुलाई शुरू करते हैं और मिस्टर ली ने तुम्हारी टांगे तोड़ने को कहा है। ली कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है मेरी टांगे तोड़ने की तो चलो फिर हम एक थोड़ी शांत सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग हमें ना देख पाए। और वो कहने लगता है कि अच्छा अपनी अकड़ के कारण तुम बहुत ज्यादा पिटने वाले। और उस गुंडे का साथी उससे कहने लगता है कि ब्रदर डोंग क्या पता ये वहाँ पर ले जाकर हमें कोई जाल में फंसा दे, क्या पता वहाँ पर कई सारे लोग हो और हमें और ज्यादा गुंडों को बुला लेना चाहिए। और वो लोग थोड़ा जंगल में आ जाते हैं और वहाँ पर कई सारे लोग और भी आ जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और चैप्टर 34 स्टार्ट होता है। और वो उनका लीडर डोंग कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। वैंग कहता है कि आओ मुझ पर हमला करो, मैं सिर्फ अकेला हूँ और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो मेरा, एक साथ आ जाओ। और वो डोंग कहता है कि अगर मिस्टर ली ने तुम्हें पीटने को नहीं कहा होता ना तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लेता। और वो कहता है कि सभी उस पर हमला करो। और वैंग अपनी गोल्डन पार्म स्ट्राइक जो उसके पास स्किल है उसे एक्टिवेट करता है और वो कहने लगता है कि अब मैं अपनी पावर को टेस्ट इन लोगों पर करूंगा। और वो अपना हाथ आगे करता है और कई सारे गुंडे दूर जाकर पड़ते हैं और उनके मुंह में से खून भी आने लगता है और कहीं तो हवा में उड़ते उड़ते कहीं आसमान में गुम हो जाते हैं।
डोंग कहता है कि ये कौन सी मार्शल आर्ट है, सब के सभी उस पर एक साथ हमला करो। और कई तो उस पे ब्लेड और तलवारें लेकर भी हमला करते हैं। वैंग उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एक तलवार उसके कमर के पीछे लग जाती है और उसे दर्द होता है और सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो एक को अपनी हथेली मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। और वो डोंग कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्किल हो और अब तो वो ही उसका सामना करेगा। और वो उसके ऊपर अपना वार करता है और कहता है कि मर जा साले। और उसकी ब्लेड उस पर जा रही थी, तभी वैंग उस तलवार को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ देता है। और वो डोंग कहता है कि क्या तुमने इसको कैसे पकड़ दिया। और वैंग अपने मन में सोच रहा था कि ब्लैक टाइगर ग्रुप, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम तो एक भीगी बिल्ली हो, अपना नाम बदल कर भीगी बिल्ली कर लो। और वैंग उसके अंडों पर लात मारता है। बेचारे के ऑमलेट फूट गए थे और अपने गोल्डन पार्म स्ट्राइक से उसे दूर गिरा देता है और बाकी उसके साथी उसको उठाने के लिए जाते हैं। वैंग कहता है चिल्लाकर, आओ और कौन है अगला, आ जाओ। और वो दो साथी कहने लगते हैं कि तुम जाओ। अरे नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे अपनी टांगे नहीं तुड़वानी। और तभी दो गाड़ियां आ जाती हैं और वो हंसने लगते हैं कि आखिरकार उनके और ज्यादा गुंडे आ गए हैं। और वो वैंग को कहते हैं कि तुम्हारा तो आज मीट बिकेगा बाजार में। वो सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी आता है और वो डोंग को कहता है कि आखिरकार तुम पर हमला किसने किया। डोंग कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो। और वो वैंग की तरफ इशारा करता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। और वो वैंग को कहता है कि क्या तुम हम इतने सारे लोगों के साथ अकेले लड़ सकते हो, हम तो सिर्फ तुम्हारी टांगे तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब तो हम तुम्हें मारेंगे, अब तुम्हारा जो मीट है बाजार में बेचेंगे अच्छे दामों पर। वैंग भी सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं और शायद वो यहाँ पर मर भी जाए। और वो अपने हाथ में वो क्यूब निकालता है और वो अपने लोगों को कहता है कि उसको मार दो और जो भी होगा वो संभाल लेगा। वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वैंग अपने क्यूब में से एक बंदूक निकाल लेता है और गोली चलाता है। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और अगले चैप्टर में वो लोग घबराने लगते हैं कि इसके पास आखिरकार ये गन आई कहाँ से। और उसका गुंडा पूछता है कि डोंग से, ब्रदर डोंग ये आखिरकार है कौन और इसके पास गन कहाँ से आई, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया इसके पास गन है। वैंग कहता है कि जो जो मरना चाहता है आगे आओ, मेरे पास बहुत सारी गोलियां हैं तुम सभी लोगों के लिए। डोंग कहता है कि इसकी झूठी बातों पर यकीन मत करो और जाओ हमला करो, हम बहुत सारे लोग हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैंग तभी गोली चलाता है और उस डोंग की टांग में लग जाती है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा था। और वैंग कहता है कि अगला कौन है। और डोंग कहता है कि मेरी मदद करो, उठाओ मुझे। और वो चिल्लाकर गुस्से में कहता है कि बहन के टके, तू जानता नहीं है कि ब्लैक टाइगर ग्रुप कौन है और ब्लैक टाइगर ग्रुप तुझे एक दिन जरूर मारेगा। और फिर से वो अपनी बंदूक उसकी तरफ घुमाता है और वो फिर डर कर कहने लगता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों ना हम इस बात को भूल जाएं और यहाँ पर जो हुआ है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। और हाँ गोली मत चलाना, हम सरेंडर करते हैं, मुझे मत मारना। और भी लोग कहने लगते हैं और वो अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और डोंग नीचे गिर जाते हैं और कहता है कि अरे मुझे मत छोड़ो। वैंग कहता है कि ब्लैक टाइगर ग्रुप तो क्या, तुम्हारे पास अच्छे खासे लोग हैं, जाओ और जाकर घर पर पढ़ाई करो बेवकूफों। वो सारे आंखों में से आंसू आने लगते हैं और अपने हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम गलत थे। और एक तो कहने लगता है कि मम्मी मुझे आपकी याद आ रही है, मैं घर आ रहा हूँ। वैंग कहता है कि मुझे मारने चाहते हो तो अगली बार गन लेकर आना। डोंग के आंखों में से आंसू आ रहे थे और वैंग पूरे मजे ले रहा था। और वो लोग पूछते हैं कि क्या वो अब जा सकते हैं। वैंग गुस्से में कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से वरना मैं अपना डिसीजन बदल लूंगा। और वो भाग कर अपनी वैन में जाने लगते हैं डोंग को घसीटते हुए और कहते हैं कि भैया थोड़ा सा सहन कर लो, बस गाड़ी तक पहुंच गए। और वो गाड़ी फटाफट लेकर भाग जाते हैं। और वैंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो नहीं डरते तो वो आज वो पक्का मारा जाता। और तभी उस पर फोन आ जाता है और वो कहता है कि हेलो शिंगबिंग। वो उसके दोस्त का फोन था और वो बहुत ज्यादा जोर से बात कर रहा था, इसलिए वैंग उसका फोन थोड़ा सा दूर कर लेता है। और वो उसका दोस्त पूछता है कि क्या कुछ गुंडे तुम लोग तुझको कहीं पर लेके गए हैं, क्या तुम जिंदा हो। अरे भाई जिंदा है तभी तो फोन उठाया। वो कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैंने उनको डरा कर भगा दिया है। वो कहता है कि क्या सच्ची में, अरे वो तो गैंगस्टर थे, क्या तुम सही हो, तुम ठीक तो हो, उन्होंने तुम्हारी दिमाग पर गन पट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी। और वो कहता है कि यहाँ पर कार ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो उसको लेने आ जाए। और उसको ले जाता है और एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वो पूछता है कि क्या मिस्टर ली ने उन गुंडों को भेजा था, क्या वो जो चाहेगा वो हो जाएगा। और वैंग कहता है कि अभी मैं छुपने की सोच रहा हूँ और तुम लोग मेरे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जा सकता है और वो लोग उसको ढूंढने नहीं आएंगे इसी बहाने से। और वो कहता है कि हाँ ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट होती है। वैंग कहता है कि कैसा गया और हंग फी क्या कहाँ पर है। और उसका दोस्त लीपिंग कहता है कि अरे वो रजिस्टर करने गया है और हमारा बिजनेस का लाइसेंस 15 दिन के बाद ही मिलेगा और वो कई जगह पर
भागने लग रहा है कभी इधर कभी उधर एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर वो अपना बिजनेस का ऑफिस सेटअप कर सके। और वैंग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है, तुम एक एजेंट को हायर कर सकते हो और मुझे बताना जब तुम लोगों को वो जगह मिल जाए, तब मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो लिंग पिंग कहता है कि मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरा सारा मूड मिस्टर ली ने खराब कर दिया है। वैंग कहता है कि मैं उसका इलाज जल्द ही कर दूंगा, तुम बिजनेस शुरू करने पर ध्यान दो। और अब मैं जाता हूँ और मुझे कुछ काम है वो पहले करना है। और जाते वो कहता है कि भूलना मत उस मिस्टर ली के बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी गैदर करो। और वो भी कहता है कि ठीक है, मैं जरूर करूंगा। और उसके पास हंगफी का फोन आता है और उसका और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और चैप्टर 36 की शुरुआत में हंगफी उसको बताता है कि उसे वो मिस्टर ली मिल गया है और वो कमीना वुल्फ पब में है और मिस्टर ली जेंट्स बाथरूम में था और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने एक लड़की को दारू पिला दी है और अब वो उसके मजे लेने वाला है। और तभी उसके कंधे पर हाथ रखता है जब वो सुसु कर रहा था। वो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं यहाँ पर जरूरी काम कर रहा हूँ और अपना हाथ उठाओ। और वो लोग उसके ऊपर बोरी डालकर उसको कूटने लगते हैं। वो मिस्टर ली कहता है कि तुम लोग आखिर को हो कौन, सालो मुझे मत मारो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो बहुत जोर जोर से उसे मार रहे थे और हंस रहे थे और कहते हैं कि हाँ हमें मालूम है कि तुम हो कौन। और वो दूसरी आवाज में बोलते हैं ताकि वो उसे पहचान ना पाए। और इसके मजे लो साले, और पूरे मजे ले रहे थे इसको मार पीटते हुए। और वो भी बहुत ज्यादा मार खा चुका था और दर्द के कारण कहता था, कह रहा कि अरे रुक जाओ भाई भाई प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। और वो कहते हैं कि अरे हमें तुम्हारे पैसों का क्या करना है, साले गंदे तरीकों से पैसे कमाते हो। और वो एक जगह उसे ले जाते हैं और वो बाथरूम में किसी ने पोटी कर रखी थी और पानी भी नहीं गिरा। और वो कहते हैं कि अभी अभी मैंने वो पोटी करी है और ये बहुत ज्यादा ताजी है और गर्म भी है, और जाओ उसे चखो और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात होगी। और वो उसको धक्का दे जाते हैं और उसका मुंह पोटी में चला जाता है और वो भाग जाते हैं। और वो भागते हुए कहने लगते हैं कि बड़ी खबर मिस्टर ली पोटी खा रहा है। और वो वहीं पर बड़ा उसकी आत्मा निकल गई थी। और वैंग अपने मेंशन में होता है और वहाँ पर बहुत सारा सामान था और उसे लगा कि ये सारा सामान एक महीने के लिए काफी होगा। और उसने एक छोटा सा फ्रिज भी ले लिया है ताकि अगर वो ठंडी बियर भी पी सके। और वो सोचता है कि जाओ यू और बाकी लोग बहुत खुश होंगे। और वो सिस्टम की मदद से सारा आइटम स्टोर करके और अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में चला जाता है। और वहीं अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर वो लोग ठहर रहे थे, वो छोटा बच्चा दीवार पर निशानी लगाता है, 2 4 6 7, आज 7वां दिन है और ब्रदर वैंग अब तक आया क्यों नहीं। और वो मियाओ का मेंटर कहता है कि अगर उसकी जगह वो वहाँ पर सेफ है ना तो वो वापस नहीं आएगा और हमें उसके लिए वहाँ पर खुश होना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी जगह पर है और उसने हमारी बहुत मदद करी है और हम ऐसे अच्छे लोग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मियाओ भी कहती है कि इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में अपने खुद का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है और वो हमारा ध्यान रख रहा था। और जाओ यू भी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब वैंग पिछली बार गया था उसे छोड़कर, उसे लगा कि उसने उसे झूठ बोला है और वो दोबारा उसे कभी नहीं आए उसको उसके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। और उसने उस कमरे को हर रात खोल कर देखा कि वो आ चुका है कि नहीं आया। और जब उसको लगा कि वो नहीं आएगा और वो आ गया, और वो कहती है कि वैंग पर भरोसा करा जा सकता है और वो पक्का वापिस आएगा। और उनके और साथी भी कहते हैं कि उन लोगों को भी वैंग पर भरोसा है और वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो जरूर आएगा। वो एक छोटी लड़की होती है, वो कहती है कि अगर वो वैंग वापिस नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा दुखी होगी और उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको गोली बंदूक चलाना सिखाएगा। और तभी दरवाजा खुलता है और वैंग आता है और कहता है कि सभी लोग कैसे हो, मैं वापिस आ गया। और जाओ यू कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और वो उसको चिपक जाती है। वैंग क्या हो रहा है इसके मुंह को देखो, शर्म के लाल हो गया भाई। और वो छोटा लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुमको हमारी जरूरत होगी अब। वैंग कहता है कि वो कहता है कि वो एक मर्द है और मर्द अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और चैप्टर 37 स्टार्ट होता है। और वो सब लोगों को कहता है सब लोग इकट्ठा हो जाओ और मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सामान लेकर आया हूँ। और वो बच्चों को फ्रूट देता है और कहता है कि जब ये सारे ताजा हैं, और वो सभी खाने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताजे थे और अच्छे भी। और वो मियाओ ऑफिसर भी सोचने लगती है कि जब तक वैंग नहीं आया था सभी लोग दुखी थे और उसके आते ही सब लोग खुश हो गए हैं और अब वैंग उनकी टीम का एक परमानेंट मेंबर बन गया है और एक फैमिली सा हो गया, कनेक्शन बन गया है। और वैंग कहता है कि मियाओ पुलिसमैन तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो उसको आइस कोला देता है क्योंकि पिछली बार उसने आइस कोला पीने की सोची। और वो मियाओ पूछती है कि आखिरकार तुम आए कहाँ से हो और ये लाए कहाँ से हो। और वो कोला पीती है और बहुत ज्यादा खुश भी थी और कहती है कि उसे लग रहा है कि वो जन्नत में आ गई है।
वैंग कहता है कि अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आई है तो अगली बार भी वो और ज्यादा लेकर आएगा। और वो मेंटर वैंग के पीछे हाथ लगाता है और पूछता है कि क्या तुम वो लेके आए हो जो मैंने तुमसे मंगाया था। और वो कहता है कि हाँ मैं लेकर आया हूँ, मैं ऐसे कैसे भूल सकता था। और वो अपनी चीज ले लेता है और कहता है कि वैंग आई लव यू सो मच। उसने सिगरेट मंगाई थी और कहता है कितने साल हो गए इस सिगरेट को सूंघे और अब वो बिना किसी शिकायत के मर सकता है। और वो बच्चा भी सिगरेट मांगने लगता है, लेकिन वो मेंटर कहता है कि बच्चे सिगरेट नहीं पीते, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैंग कहता है कि वो सूप लेकर आया है तो चलो आओ सभी मिलकर खाएं। और वो पानी का पतीला चढ़ा लेते हैं और वैंग सूप बनाने लगता है और सभी उसकी मदद कर रहे थे सब्जियां काटने में। और वो सबको कहता है कि सारा सामान इसमें डाल दो और सूप में सारे मीट सब्जियां सब डाल जाती हैं। और वैंग कहता है कि ये सूप इतना ज्यादा लग्जरियस नहीं है, लेकिन अगली बार वो और ज्यादा लग्जरियस चीज उनको खिलाएगा। और वो लोग सारे सूप खाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और मियाओ ऑफिसर जब उसे खाती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और चैप्टर 38 स्टार्ट होता है। वैंग कहता है कि क्या हुआ, तुम सभी लोग रो क्यों रहे हो, क्या ये बहुत बुरा बना है। वो छोटा लड़का कहता है कि वो मेंटर वो क्यों रो रहा है। और वैंग फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या ये इसमें बहुत ज्यादा मिर्च है, क्या मैंने घटिया बना दिया क्या। मियाओ कहती है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बना है और उन लोगों ने इतना बढ़िया खाना कई सालों से नहीं खाया। जब ये ज़ॉम्बीज आने लगे तब उन लोगों को नहीं मालूम था कि खाना इतना ज्यादा लग्जरियस हो जाएगा और उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो वो पहले ही खाने को स्टोर कर लेते। और वो लड़का कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स ही याद आ रहे हैं और हम लोग बचपन में एक साथ मिलकर खाया करते थे। याओयू भी कहती है उसे भी उसकी पेरेंट्स की याद आ रही है, वो भी मर गए और वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो मेंटर भी कहता है कि उसको उसकी पोती की याद आ रही है। और जब ज़ॉम्बीज आने लगे तो वो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाया और बस एक जगह छुप कर सरवाइव करने लगा। और मेरी सारी फैमिली ज़ॉम्बीज के काटने के कारण वो भी ज़ॉम्बी बन गए और अगर याओ यून ने अगर उसको नहीं बचाया होता तो वो भी ज़ॉम्बीज बन चुका होता। और याओ यू कहती है कि और ये खाना उनको उनकी पुरानी यादों की याद दिला रहा है जब सब कुछ सही था। मियाओ कहती है कि हाँ सभी मुसीबतों से निकल कर आए हैं। और वैंग कहता है कि अब ये सब हो चुका है तो अपने आप पर ब्लेम डालकर अब कुछ नहीं होने वाला है और अब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और हमें सरवाइव करना चाहिए अपने फैमिली लोगों के लिए। और उसे भरोसा है कि अगर वो सभी मिलकर एक साथ काम करें और वो एक साथ मिलकर एक घर बना सकते हैं जहाँ पर वो लोग फ्री होंगे ज़ॉम्बीज के अटैक से और वो अपनी जिंदगी जैसे वो चाहे वैसे जी सकते हैं जैसे वो ज़ॉम्बीज आने से पहले हुआ करते थे। जायू कहती है कि वैंग आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। वैंग कहता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसके हिसाब से अगर वो लोग ईस्ट में जाएंगे वहाँ पर एक समुद्र है और अगर वहाँ पर कोई घर नहीं है और बिल्डिंग नहीं है तो वो लोग एक आइलैंड को ढूंढेंगे और वहीं पर रहेंगे। और उसके लिए उनको बस एक चीज जगह ढूंढनी है जहाँ पर वो सब्जियां उगा सके, जहाँ पर अच्छा खासा पानी हो और वो बीज बोए और सब्जियां उगने लगे और वो सब्जियों को खा सके। और हम लोग मुर्गे और सुअर को भी पाल सकते हैं ताकि जब तक सब्जियां उगे हम भूखे ना रहें। और वैंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उन लोगों के पास कार भी नहीं है और उन लोगों को चलने के लिए भी बहुत सारा खाना चाहिए होगा। और अगर वो सब लोग मिल जाए तो वो इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। मेंटर और शायू उसकी बातों से सहमत हैं और वो ये भी कहते हैं कि लेकिन उनको इतनी दूर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते में वो 4 ग्रुप हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी हैं। और वो छोटे लड़के भी कहने लगते हैं कि मियाओ सिस्टर ये मत भूलो कि हम लोगों को भी अब गोली चलाना आ गया है और हम और लोगों को भी बचा सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि हम लोगों को अपने बैग पैक कर लेने चाहिए और हम कल वहाँ पर चलेंगे। वैंग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है कपड़ों को और अपने सामान को यहाँ पर पैक करने का और जाने का। और वो कहता है कि जब तक हम पूरा पेट भरकर नहीं खाएंगे तब तक हम वेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। और कहता है कि चीयर्स और आज की पार्टी मेरी तरफ से। मियाओ अपने मन में सोचने लगती है कि वैंग बिंग एक लीडर जैसा है और उसने एक अच्छे बंदे को फॉलो करके अच्छा काम किया है। और याओयू कहती है कि वैंग कितना ज्यादा कूल है। और सुबह हो जाती है। वैंग ये भी कहता है कि वो उन लोगों के लिए कपड़े लेकर आया है और आओ पहन लो। और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये इतने सारे कपड़े उनको इसको कहाँ से मिल गए। और मियाओ सोचने लगती है कि ये कपड़े तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, आखिरकार इसको यहाँ कहाँ से मिल गए। और शाओ मियाओ को कपड़े देती है और कहती है कि ये तुम पर बहुत ज्यादा जचेंगे। और वो कपड़े ले लेती है और कपड़े पहनने के लिए चले जाती है। और वैंग भी नहाने के लिए चला गया था और वो सोचता है कि अब वो रिलैक्स करेगा थोड़ा। और यही पर ये चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर 39 शुरू होता है। उसको चैप्टर 39 की शुरुआत में वो जब नहाने जा रहा था तो बाथ टब पर एक टेप के साथ एक नोट था जिसमें शायू वैंग को सभी बातों के लिए थैंक यू कहती है। और वो कहती है कि उसने नहाने का सारा इंतजाम कर दिया है। और वैंग पानी में हाथ लगाता है तो देखता है कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया है और वो नहाने के लिए बैठ जाता है। और वो कहता है कि इतना मजा आ रहा है
और रियल वर्ल्ड में उसके पास एक विला है, लेकिन यहाँ नहाने का जो मजा है वो रियल वर्ल्ड में कहाँ है। और वो ये भी सोचता है उसके पास एक बड़ा सा विला है, कई सारा पैसा है और इतना पैसा है कि वो उसको अब खर्च भी नहीं कर पाएगा, और इससे पहले वो उसको खर्च कर पाए उसे एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में आना पड़ता है। और वो सोचने लगता है कि क्या उसको इस वर्ल्ड में आना भी चाहिए, और फिर वो इन सभी लोगों को याद करने लगता है और कहता है कि मैं भी तो आखिरकार एक इंसान हूँ और मेरी भी फीलिंग है, और मुझे कम से कम एक बेस तो बनाना चाहिए और जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक नहीं जहाँ ज़ॉम्बीज़ अटैक नहीं कर पाएं, और वहाँ पर बहुत सारा खाना हो, कहीं एक दिन ये सिस्टम खराब हो जाए और मैं यहाँ पर आ ना पाऊँ। और सिस्टम तभी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया है और ये कभी भी खराब नहीं। वैन कहता है कि बेशरम, तुम मेरे दिमाग के अंदर सारी बातें क्यों पढ़ रहे हो। वो सिस्टम कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, और अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सोना ढूंढना होगा और इस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैन भी सोचने लगता है कि हाँ, मैं समझ गया, जैसे वीडियो गेम्स में अपने लेवल को अपग्रेड करते हैं वैसे ही ना। और तभी दरवाजे पर ठक ठक होती है और वो शायू थी, और वो कहती है कि पानी का टेम्परेचर ठीक है ना, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं ला के दे दूँ। वैन कहता है कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया है और इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ तुमको। गेट में से झांकती है और कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और तुम एक साथ नहाएं। वैंग एकदम चौंक जाता है और कहता है कि क्या एक साथ, और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा, और वो अंदर आने लगती है। वैंग उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती और वो मन में ही कहता है कि ओ माय गॉड। यायु अंदर आती है, उसके वो एक कपड़ा लपेटे हुई हुई होती है और वैंग की नाक में से खून आने लगता है, और वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें नहाने की इतनी जल्दी है तो पहले तुम नहा लो फिर मैं नहा। और वो अपना कपड़ा नीचे गिरती है और टब में बैठ जाती है, और वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ नहाना चाहती थी। वैंग कहता है कि यायु तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो, और क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि पति पत्नी और लवर ही एक साथ नहाते हैं। और वो यायु वैंग के और ज्यादा करीब आ जाती है और वो कहती है कि तो फिर ऐसा समझो कि मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यायु शर्माने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उसके बारे में कई बार सोचने लगती। वैंग अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड बनने वाली, और एक छोटा सा वैंग निकलता है और कहता है कि क्या सोच रहे हो, जल्दी से उसको प्रपोज कर दो। वैंग उसे लात मारता है और कहता है कि यायु बहुत ज्यादा शरीफ है और वो सिर्फ उसे एक बड़े भाई तरह सोचती है, और मैं उसका ऐसा फायदा नहीं उठा सकता, वो बहुत ज्यादा शरीफ है। यायु कहती है कि क्या पानी के अंदर कुछ है। वैंग कहता है कि आई एम सॉरी, और यायु कहती है आई एम सॉरी, और अब वो उसके औजार को हाथ नहीं लगाएगी और वो अपना हाथ हटा लेती। और वैंग कहता है कि वो समझ गया है कि वो उसको इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो उसकी देखभाल करता है, लेकिन वो कहता है कि क्या तुम्हें पक्का मालूम है कि ये प्यार ही है। जायु कहती है कि हाँ ये प्यार ही है, तुम्हें नहीं लगता है और वैंग कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊं, और मुझे आशा है कि तुम समझ गई होगी कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सिर्फ एक इसलिए है कि वो उसकी मदद कर रहा है। जायु कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वैंग क्या कह रहा है, ये बहुत ज्यादा कठिन। और वैंग कहता है कि इसीलिए हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। और वैंग अंदर में ही सोच रही थी वैंग उसके साथ नहाना नहीं चाहती। वैंग से बाहर निकलता है और वैंग कहता है कि जब तुम असली प्यार और एक नॉर्मल वाले प्यार को के बीच में फर्क पता कर पाओगी, और उसके बाद ही वो रिलेशनशिप में आएंगी और फिर ही वो ऐसी चीजें करेंगी। और जाओयू शर्मा जाती है और कहती है कि अपने मन में कहती है कि उसने तो इस चीज के बारे में पहले ही बहुत बार सोच लिया है और अपना मन बना लिया है, और शाओ यू ये करना चाहती थी। वैंग अपने कमरे में आ जाता है और वो कहने लगता है कि बच गया, वो अपने आप पर कंट्रोल खोने ही वाला था। और वो बेड पर बढ़ जाता है और कहता है कि इतना मजा आया नहाने के बाद, उसकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई है। और वो सोचता है कि आखिरकार वो क्यों रुक गया वहां पर, वो चाहता तो उसके साथ वो कर सकता था। और वो सोचता है कि जायु कितनी अच्छी है और प्यारी भी है और उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, और कई सारे लोग उसको का प्रपोज करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो उसकी एक्स थी जाओ कियान, वो उसे सिर्फ एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही, और जायु उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर है, और उसे लगता है कि उसे पहले ही धोखा मिल चुका है और इसीलिए वो ऐसे काम करने से डर रहा है। और वो सोचता है कि शायद वो भी जायु को पसंद करता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर वो उसके साथ बहुत ज्यादा गहरे प्यार में पड़ गया और अगर वो जायु उस दूर हो गई और अगर वो उसे दोबारा नहीं देख पाया तो उसका दिल और भी ज्यादा दुखे। और तभी कमरे का गेट खुलता है, जायु आती और वो वैन के लायक कपड़े पहनती, और जायु की पहली चाल तो फेल हो गई थी, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनकर उसके पास आई। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 40। वैंग उसे देखकर घबरा जाता है और उसकी नाक में से खून निकलने लगता है, और वो जायु से कहता है कि क्या हुआ। जायु कहती है कि वैंग तुम्हें ये कपड़े पसंद आए, और अपने मन में सोचती है कि अब की बार वैंग उसे मना नहीं कर पाए। वैंग कहता है कि
मुझे ये कपड़े पसंद आए, लेकिन तुम्हें यहाँ कपड़े कहाँ से मिले? कहती है कि जो वो कपड़े लाया था उन्हीं उन्हीं में ये कपड़े पड़े थे, और उसे लगा कि उसने उसके लिए ये कपड़े खरीदे और वो उसको पहन कर देखना चाहती थी, और उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। वैन सोच रहा था कि जो वो कपड़े लाया था उसमें ये पड़े थे, और वो सोचने लगता है कि हाँ हाँ, उसे याद आ गया कि क्या हुआ। जब वो उन लोगों के लिए कपड़े ढूंढ रहा था तो वो कई सारी वेबसाइट पर गया था और कपड़े ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च करने लगा, और एक वेबसाइट को कई सारे कपड़े दिखा रही थी। और जब उसने वो कपड़े देखे और वो सोचा कि जायु जब ये कपड़े पहनेगी तो कितनी ज्यादा हॉट लगेगी, और उसकी ठरक जाग गई थी, और इसीलिए उसने कई सारे वो कपड़े ऑर्डर कर दिए थे। और जायु कहती है कि वैंग, और उसकी चिपक जाती है और कहती है कि मैंने अपना मन पहले ही क्लियर कर चुका है, और जब से वैंग उससे मिला है उसकी भूख ही मर गई। उसे अब खाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हर बार कुछ अच्छा खाने को मिलता है, और सबसे जरूरी है कि जब वैंग उसके साथ होता है वो उससे अच्छे से व्यवहार करता है, और जब भी वो वैंग के साथ होती है तो उसे सेफ फील होता है। वैंग कहता है कि जायु, मैं फिर जायु से टोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, और वो उसे किस करती है और वैंग उसे बिस्तर पर गिरा देता है। और टर्की लोगों, उसके आगे पता नहीं क्या हुआ। वैंग कहता है कि तब क्या तुम्हें पक्का यकीन है, बाद में रिग्रेट मत करना, और जायु कहती है कि हाँ, और फिर बिस्तर टूटने की आवाज आती, और अगले दिन वो लोग ईस्ट की तरफ चल देते हैं। उन लोगों को कोई कार नहीं मिली, इसलिए वो पैदल चलते हैं, और वैंग सोचने लगता है कि उसको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो इस दुनिया में वो कार ला सके और पेट्रोल। और दिन में कई बार ज़ॉम्बीज आए, लेकिन उन लोगों ने ज़ॉम्बीज को ऐसे मार दिया जैसे कि वो चींटियों को मार रहे थे, और ज़ॉम्बीज को यहाँ बुलाने और ताकि और ज़ॉम्बीज यहाँ पर ना आए, इसलिए वो चाकू और तलवारों से उनकी सर काट रहे थे। वैंग सोचता है कि अब वो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है क्योंकि उसने गोल्डन पाम स्ट्राइक ग्रेड कर ली थी। वांग विन को मियाओ कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट लग रहे हो, क्या तुम चुपके से अपने आप को ट्रेन कर रहे हो? वैंग कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम लोगों के भरोसे तो नहीं रह सकता, और मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी तो करना है। और जायू आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है कि वैंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ब्रेव भी है, और वो उसके साथ सेफ फील करती। और मियाओ सोचने लगती है कि जब उन लोगों ने रात में वो किया उसके बाद वो लोग और भी ज्यादा पास आ गए, और चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और चैप्टर 41 स्टार्ट होता है, और रात हो चुकी है और उन लोगों को एक खाली सी जगह मिल जाती है, और उन लोगों ये डिसाइड करते हैं कि वो अंदर जाकर आराम करें, और वो लोग ये सोचते हैं कि ये जगह तो बहुत अमीर लोगों की होगी, और उसे वहाँ पर सोना, ज्वेलरी और भी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम मिल सकते हैं जो अमीर लोग यहाँ पर छोड़ गए होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे विला, और वो लोग एक बिल्डिंग को चूज करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग से बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा था, और यहाँ से वो लोग किसी आते जाते डेंजर को भी आराम से देख पाते। वैंग कहता है कि ठीक है, तो आज रात हम यहीं पर रहेंगे, और फिर हम देखते हैं कि दो लोग घास की झाड़ियों में छुपकर उन लोगों पर नजर रख रहे थे, और वो लोग कहते हैं कि हे, क्या तुम्हें भी कुछ सुगंध आ रही है? वो कहता है कि हाँ, ये शायद सॉसेज की है। क्या वो लोग चावल पका रहे हैं? हम लोगों ने उन पर नजर रखी, और उनके पास बैग है जो भरे पड़े हैं खाने की। क्या क्यों ना हम उन लोगों पर, और वो दूसरा बंदा कहता है कि रुको रुको, उनके पास बंदूकें भी, और हमारे पास सिर्फ छोटे मोटे हथियार हैं, और अगर हम ऐसे जाएंगे तो हम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं, और अगर हम उन पर हमला करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? वो दूसरा कहता है कि अरे पागल, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, उनमें से सिर्फ दो लोग ही मेल हैं और बाकी लड़कियां और बच्चे हैं, और हम उन सबको आराम से हरा सकते हैं। अरे खाने के बारे में सोचो। और वो दूसरा कहता है कि हाँ, तुम सही सही कह रहे हो, और हम लोगों को वापस जाना चाहिए और अपने लीडर को इस बारे में बताना चाहिए। और वो लोग भागते भागते अपने लीडर के पास जाने लगते हैं, और वैंग वहीं पर अपने बिस्तर पर सो रहा था, और जायू अपने बिस्तर से खड़ी होती है और वो कहती है कि उसे वैंग को थोड़ी देर के और सोने देना चाहिए, और वहीं वो मेंटर सिगरेट को सूंघ सूंघ कर कह रहा था, हाँ कितने मजा आ रहा है। जायू उसके पास जाती, वो मेंटर कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तुम्हारी गार्ड करने की टाइम नहीं आया। ओजायू कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो जल्दी आ गई, और वो मेंटर से कहती है कि अभी उसकी टांग अभी रिकवर नहीं हुई है और उसको जाकर आराम करना चाहिए, और वो नजर रखने को तैयार है। मेंटर कहते तो ठीक है, मैं जाता हूँ और आराम करता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ अजीब दिखे तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना। जायू देखती है कि बारिश हो रही है और घास में कुछ हलचल होती है, ये वो ही लोग होते हैं जो भागकर अपने लीडर को बताने के लिए गए, और जायू देखती है कि घास में कुछ हलचल हुई है, और वो अपने लीडर को ले आते हैं और कहते हैं कि हमारे सभी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और वो लीडर कहता है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही बंदा है जो कि यहाँ पर नजर रख रहा है, क्या तुम सभी लोग अपने अपने वेपन ले आए हो? वो लोग कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम सभी के पास हथियार है। तो ठीक है, फिर हम हमला करेंगे, और फटाफट हमला करो। और जायू अपनी बंदूक से देखने लगती है उन लोगों को और उन पर निशाना लगाती है,
और वो कहती है कि वैंग ने कहा था कि यहाँ पर और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं और उसकी बात सही रही। वैंग घबरा जाती है क्योंकि वो दो डायरेक्शन से आ रहे हैं। लगता है कि वो उनको चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रहे हैं। और तभी वैंग भी उठकर आ जाता है और पूछता है कि आखिरकार कंडीशन कैसी है। जायू कहती है कि उसने उन लोगों को गिना है और वो लोग 20 से ज्यादा हैं और बारिश की वजह से वो देख नहीं पा रही कि उनके पास बंदूकें हैं या नहीं। वैंग कहता है कि 20 से भी ज्यादा होंगे और वो मियाओ को कहता है कि मियाओ और श्याओ जायू हम दोनों स्नाइपर के साथ उन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे और मेंटर सीढ़ियों पर उनको ऊपर आने से रोकेगा। मेंटर कहता है कि चिंता मत करो, सीढ़ियां मैं संभाल लूंगा। और वो छोटे बच्चे भी कहते हैं कि वैंग और हम दोनों भी तुम्हारी मदद करेंगे उन लोगों को मारने में और हम लोग बता देंगे कि उन लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। मेंटर उन लोगों को कहता है कि जाओ और उस महिला को बचाओ और बाकी लोगों को भी अपने पैक बैक कर लो और क्या पता उनको कभी भी भागना पड़ सकता है। वैंग स्नाइपर से देखने लगता है कि आखिरकार सिचुएशन कैसी है। वो देखता है कि वो लोग दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे हैं। वैंग सोचता है कि वो चारों तरफ फैलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं और हम पर एकदम से हमला करना चाहते हैं और वो 2-3 लोगों को मारेगा ताकि उनके अंदर भी डर फैल जाए। और ये चैप्टर यही पर एंड होता है और अगला चैप्टर शुरू होता है जहाँ पर वो गुंडे लोग इधर उधर फैलने लगते हैं और उनका लीडर कहता है कि जल्दी जाओ। और तभी एक गोली आती है और उनके एक बंदे के सीधा माथे के बीच में लगकर हेडशॉट लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। बाकी लोग कहते हैं कि भागो भागो, हम ले जा चुके हैं, वो हमें देख सकते हैं, भागो अपनी जान बचाने के लिए। और एक बंदा कहता है कि ये क्या हो गया, हम लोगों में से एक बंदा मारा गया। और सभी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जायू कहती है कि वैंग तुम्हारा निशाना तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और वो डर के मारे भाग गए और हमें उनको ऐसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। हम लोगों के साथ पंगा ले रहे हैं, चलो हम 1-2 लोगों को और मार देते हैं। वैंग कहता है कि कोई बात नहीं जायू, अब सब ठीक है और उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी उन लोगों को मारने के लिए। अगर हम और गोलियां चलाएंगे तो हम ज़ॉम्बीज़ को भी यहाँ पर बुला लेंगे और हमारे लिए यहाँ से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मियाओ कहती है कि हाँ वैंग बिंग सही है और अगर वो लोग हमसे पंगा नहीं लेंगे तो हमें भी उन लोगों से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और हम लोग यहाँ से कल सुबह चले जाएंगे। जायू कहती है कि अगर वो यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश करेंगे तो वो उसे जरूर मार देंगे और वो गुस्से से कहने लगती है कि अगली बार अगर वो आए तो उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। जायू थोड़ा सा घबरा जाता है, उसकी आंखें थोड़ी सी डरावनी लग रही थी और अगली अगली बार वो को ऐसे मना नहीं करेगा। और वो लोग भागते भागते अपनी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। वो लोग बैठ जाते हैं और उनके लीडर कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, वो लोग इतने अंधेरे में कैसे देख पा रहे हैं जबकि बारिश भी हो रही है। उन लोगों ने हम लोगों को कैसे देखा। और मेरा एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि उनके पास का कोई हाई टेक वेपन लाइक नाइट विजन चश्मे होंगे उनके पास। वो कहते हैं कि क्या नाइट विजन चश्मे, तो हम उन लोगों पर हमला नहीं कर पाएंगे रात। और उसका एक और साथी कहता है हमको रात में हमला नहीं कर सकते, हमको दिन में हमला नहीं कर सकते और उन लोगों के पास अच्छे खासे वेपन है। और लीडर अब हमें क्या करना चाहिए। वो लीडर कहता है कि क्यों ना हम 300 ज़ॉम्बीज़ उन पर छोड़ दें और वो ज़ॉम्बीज़ उन पर चारों तरफ से उन लोगों को घेर लें, फिर वो बचकर यहाँ से जा नहीं पाएंगे। और उसका दूसरा साथी कहता है क्या सारे अगर हम उन सबको छोड़ देंगे। और फिर वो लीडर उसे वहीं पर टोक देता है कि मैंने जैसा कहा है वैसा करो, जाओ और ज़ॉम्बीज़ को पकड़ो और उन बिल्डिंग के पास छोड़ दो। और वो शैतानी स्माइल देता है और कहता है कि देखता हूँ आखिरकार तुम लोगों के पास कितनी बुलेट है। और वहाँ पर हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, बारिश अभी भी हो रही और वैंग कहने लगता है बारिश रुकने लग गई, जाइयो हमारे पास बस थोड़े से घंटे और हैं और सुबह हो जाएगी और फिर वो लोग यहाँ पर वापिस नहीं आएंगे और जाओ और आराम करो। वैंग जायू कहती है कि वो उसे तो वैंग के साथ ही रहने। वो कहती है पागल लड़की, मैं कहीं भागे जाने वाला नहीं हूँ इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, और जाओ और आराम करो, सेहत भी तो जरूरी है। और फिर से घास में हलचल होने लगती है। वो देखते हैं कि ये दोबारा से आवाज कैसे होगी, ये बास्टर्ड वापस आ गए क्या। और उन लोगों को मालूम नहीं है कि वो मरने वाले हैं फिर भी वो वापस आ गए और वो जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे आगे आने लगते हैं। शायू कहती है कि ये तो सिर्फ 2 ही लोग। और वैंग कहता है कि हमने पिछली बार उन लोगों को छोड़ दिया लेकिन अब की बार वो लोग दोबारा मरने के लिए आए हैं तो हम उन लोगों को कोई भी ज्यादा रहम नहीं देने वाले हैं और उनको बहुत बुरी तरह मारेंगे। शायू निशाना लगाती और एक ज़ॉम्बी के हेड शॉट दे देती और वो दोनों ज़ॉम्बी गिर जाते। वैंग कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया निशाना लगाया, तुम्हारी स्किल तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और फिर से वो घास में हलचल होती है और वो कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग की तरफ आवाज सुनकर आने लगते हैं और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और चैप्टर 43 की शुरुआत में वैंग जायू को कहता है कि तुम जा सकती हो और आराम कर सकती हो, मैं यहाँ पर खड़े होकर नजर रख। जायू कहती है कि वो थकी नहीं है और वो सिर्फ वैंग के साथ रहना चाहती। और फिर ज़ॉम्बीज़ आवाज करने लगते हैं। जायू कहती है कि क्या ये तो ज़ॉम्बीज़ की आवाज है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वैंग कहता है कि ये तो बहुत सारे, इतने सारे आ कहां से रहे और ये दूसरी साइड से भी आ रहे हैं, उन लोगों ने जरूर गोली की आवाज सुन ली होगी। और ज़ॉम्बीज़ इस सारे एरिया के ज़ॉम्बीज़ यहीं पर आने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
जायु कहती है कि कल रात हमने कई सारी गोलियां चलाई, तब तो ज़ॉम्बीज़ नहीं आए और अब वो कैसे आ रहे हैं? वैंग, पक्का उन लोगों ने ये जाल हम लोगों पर छोड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि हम यहीं पर फंसे रहें। वैंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैंग कहता है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था कि वो लोग इतने ज़्यादा घटिया हैं। मेरा मतलब ये था कि ज़ॉम्बीज़ का जो आईक्यू लेवल है बहुत कम है और वो लोग हम सभी लोगों पर हमला नहीं करें, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और इसीलिए जायू और बाकी लोग टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। है ना बढ़िया आइडिया? कि ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा हिलेंगे नहीं और वो लोग आसानी से उन पर गोलियां मार पाएंगे। ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और वैंग ये कहता है कि उनको टाइम के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके पास बहुत सारी गोलियां हैं और अब वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और हम यहाँ पर कुछ दिन आराम भी कर सकते हैं। ज़ायू कहती है कि हाँ मैं समझ गई और अपने मन में सोचती है कि अगर वैंग ऐसा कह रहा है तो ये पक्का ठीक ही होगा। और वो सभी लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ ये कहाँ से आ गए? और ज़ॉम्बीज़ आवाजें कर रहे थे और वो मेंटर कहता है कि अगर हम इन लोग ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारेंगे तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। और वो बच्चा भी कहता है कि मैं सोने से पहले ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहता हूँ और उसने ये भी कहा था कि हम टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मियाओ कहती है कि चिंता मत करो, वो ज़ॉम्बीज़ ऊपर नहीं आ सकते और हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने ज़ॉम्बीज़ हैं तो वो कमीने लोग भी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और हम अब आराम से सो सकते हैं बिना कोई चिंता के। और मियाओ कहती है कि अब वो यहाँ पर नजर रखेगी और तुम सभी लोग जाकर सो जाओ और हम अब सुबह तय करेंगे कि आखिरकार करना क्या। जायू और वैंग सोने लगते हैं एक ही कमरे में और वहीं दूसरी वो लीडर होते हैं ना, वो हरे बालों वाला भी अब उनके साथ मिल गया और वो हंस रहे होते हैं कि हा 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 हा, हम लोगों ने उन लोगों को फंसा दिया, वो तो बकरी जैसे हैं और अब हम उनको खाने के लिए यहीं पर इंतजार करते हैं, जब उनकी गोलियां खत्म हो जाएगी वो उन लोगों पर हमला करेंगे। और वो लोग ये भी सोच रहे थे कि उन लोगों के पास इतना खाना नहीं होगा कि वो लोग ज्यादा दिन के लिए जिंदा रह पाएंगे और अगर वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान बनाएंगे तो उनके पास जो है गोलियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और फिर हम उन पर हमला कर देंगे और फिर वो यहाँ से बचकर नहीं जाने जा पाएंगे। और सुबह हो जाती वैंग कहता है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है और वो छोटा बच्चा आता है कि ब्रदर वैंग लेट्स गो, चलो टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ है ना जो नीचे, वो भीख मांग रहे हैं कि हम उन लोगों को मार दें। वैंग कहता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले कुछ खाऊंगा और फिर हम ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। ज़ॉम्बीज़ कहाँ भागने वाले हैं, वो यहीं पर ही तो हैं। और वो वैंग सोचने लगता है कि जिन लोगों ने वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर भेजे हैं वो लोग भी ज़ॉम्बीज़ को हम लोगों को ही कहीं पास से ही देख रहे हैं और हमें ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत ही नहीं। और वो कहता है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं बनाया है, क्यों ना हम अब वो मीट बनाएं और खाएं। और वो लोग मीट का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। मियाओ कहती है कि वैंग, मुझे मालूम है कि तुम कई सारे खाने के आइटम लेकर आए हो, लेकिन हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमारे पास जंगली सब्जियां भी है, हम लोगों को पहले वो जंगली सब्जियां खानी चाहिए और इसे अब तो खा लो, लेकिन जल्द ही है वो लोग मीट खाने वाले हैं। और वो लोग कहते हैं कि थैंक यू बॉस, आपने जो हमें खाना दिया है हम इसके लिए आपके आभारी हैं। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि उन्होंने ये सड़ी हुई सब्जियां का सूप बनाकर बहुत दिनों तक के लिए खाने लग रहे हैं और अब वो जल्द ही मीट खाने खाने वाले हैं। और तभी उनके नाक के पास सुगंध आने लगती है और कहती हैं कि ये क्या चीज है। वो यही पर ये चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर नंबर 44 शुरू होता है। और वो कहते हैं कि ये सुगंध तो मीट है और कहते हैं कि ये का उन्हीं उन्हीं के बिल्डिंग से आ रही है, वो लोग मीट पका रहे हैं, ये कितना लग्जरियस है, मुझे भी खाना है। और वहीं पर वैंग अपनी कुकिंग स्किल्स के इस्तेमाल से वो मीट तैयार कर रहा है और वो कहता है कि सब लोगों को आओ इस चीज का मजा लो और ये पूरी 5 स्टार डिश है मैंने जो तुम लोगों को तैयार करी है। और वो लोग उस डिश को सूंघते हैं और कहते हैं कि ये प्लेट तो पूरी मीट से भरी हुई। और वो लोग ये कहते हैं अब उनसे रुका नहीं जा रहा है, सभी खाना चालू कर दो। मियाओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा अच्छा खाना बना सकती हो। वैंग शर्माने लगता है और जाओ उसका हाथ पकड़ देती है, क्योंकि मियाओ भी उसके साथ फ्लर्ट करने लग रही थी। और वो मेंटर कहता है कि वैंग इतना कमाल का है ही, इसीलिए तो जाई उसके प्यार में पड़ गई, और अगर मैं भी लड़की होती मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। और मियाओ कहती है कि तुमने ये जरूर किसी मकसद से बनाया ताकि तुम ये सुगंध ये खाना उन लोगों तक पहुंचा पाओ कि वो लोग कितना लग्जरियस खाना बना रहे हैं। वैंग कहता है कि हाँ मैंने इसीलिए खाना बनाया है और वो लोग जरूर यही आसपास हैं और वो उन लोगों को मजा चखाना चाहता था कि वो कैसा खाना खा रहे हैं और वो कितना घटिया खाना खा रहे हैं। म्याऊ कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो। और वैंग कहता है कि हाँ, अगर एक आदमी गंदा नहीं होगा तो लड़कियां उससे प्यार कैसे करेगी। या उसको पकड़ देती है कि उसके साथ फ्लर्ट मत करो, वो उसका है। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि ताकि जो वो गुंडे लोग हैं वो भी उनकी आवाज सुने। कहता है कि तुम लोगों को और भी ज्यादा मीट चाहिए है क्या,
मैंने बहुत सारा पका रखा है और मैं और भी पका लूंगा। और वो लोग, दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया है, हमें और भी चाहिए और भी चाहिए। और वहीं जो पर दूसरा लीडर होता है वो अपना कटोरा उठाकर फेंक देता है, और वो जो हरे वाला वाला होता है, ये क्या है, ये नरक है, वो इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और यहाँ हम सब्जियों का घटिया सूप पी रहे हैं। और वो लीडर थोड़ा सा उन लोगों को कहते हैं कि शांत हो जाओ, इतनी जल्दी क्या। और वो जो उसका साथी होता है वो कहते हैं कि बॉस, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम शांत हो जाए। और वो लोग कहते हैं कि वो लोग जिंदा रहने के लिए उन लोगों ने इंसानों को भी खाया है, और वो लोग हमसे इतने ज्यादा बढ़िया कैसे खा पा रहे हैं, हमसे इतने ज्यादा बढ़िया कैसे जी पा रहे हैं। वो लीडर फिर से कहता है कि शांत हो जाओ, सभी लोगों की अपनी एक लाइफ होती है। और सोचो, जब हम लोगों ने अपना एक गांव बनाया था तब हमारे पास 300 लोग थे, और हम लोगों ने मेहनत करी और खेती भी करी, और हम अमीर नहीं थे, फिर भी हम एक दूसरे लोगों को खाना खिला पा रहे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि और लोग आ जाएंगे और उन पर हमला कर देंगे और उनका सारा खाना चुरा ले जाएंगे। और उसके बाद उन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया और कई सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए, और हम बस 20 लोग रह गए। और अब हम लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने आप इंसानों को भी खाना पड़ा। क्या हम लोगों ने वो नहीं सहा? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम लोग कई दिनों से भूखे हो, लेकिन अब हमारे सामने जो खाना है हमें वही खा के काम चलाना होगा। और उन लोगों को जितना चढ़ाना है ना, अपना खाना दिखा के उनको चढ़ाने दो, लेकिन जब टाइम आएगा ना तो वो उनके सारा सामान ले लेंगे और खाना भी, और हम उन लोगों को काट काट कर उनको भी खा जाएंगे। और तभी उनकी बिल्डिंग से, तभी बैंक की बिल्डिंग में से गोलियों की आवाज आती है, और कहते हैं कि बॉस, वो लोग गोलियां चला रहे हैं। और वो लोग हंसने लगते हैं कि वो लोग परेशान हो गए हैं वहां पर फंसे रहने की वजह से, इसीलिए वो लोग अपनी सारी गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, और वो अब जल्दी ही उन पर हमला कर सकते हैं। और वो देखते हैं कि वो छोटे बच्ची और वो लड़का उन ज़ॉम्बीज़ को हेड पे हेड शॉट मार रहे हैं, और ज़ॉम्बी गिरते जा रहे हैं। और वैंग वहीं पर चाय पी रहा था और कहता है कि क्या बात है, एक और हेडशॉट, तुम तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो बन गए हो, तुमने लगातार 10 हेडशॉट मार दिए। और वो उस लड़के से कहता है कि अरे तुम भी कुछ सीखो उस लड़की से, उसने 10 हेडशॉट मार दिया और तूने अभी तक 5 ही हेडशॉट मारे। और वो लड़की भी कहती है कि मैं किसी से हारने वाली नहीं हूँ। और मियाओ भी कहती है कि वैंग गोलियां बर्बाद कर रहा है उन बच्चों को खाने के नाम पे। मेंटर कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो उन्हीं का फायदा करेंगे। और वो चाहे एक हेडशॉट मार देता है और वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं जीत गया, मैंने भी 10 हेडशॉट मार दिए। वैंग उसे जीतने की खुशी में चिकन लेग पीस देता है और वो वैंग को थैंक यू भैया कहता है। वो छोटा लड़का उस लड़की को कहता है कि ना, हम मिलकर खाएं, आखिरकार हम एक फैमिली जो है, और हमें एक दूसरे के साथ हमारी चीजें शेयर करनी चाहिए। लड़की कहती है कि क्या फैमिली? मेंटर भी कहता है कि बहुत अच्छा छोटे बच्चे। वैंग और ज्यादा चॉकलेट, टॉफियां और भी सामान ले आता है और कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी और आज का तुम्हारा ये इनाम है, और मिल बांट कर खाना। यहाँ सोचती है कि ये खाना तो ऐसे बांट रहा है कि जैसे भंडारा लगा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा खाना है। मियाऊ तो वैंग कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास बहुत ज्यादा खाना है। मियाऊ सोचने लगती है कि खाना तो वैंग विंग के बैग में है, वो खाली है। और अगले दिन वो बैग फिर से भर गया। आखिरकार इसने ऐसा किया कैसे? वो जानना चाहती है कि आखिरकार उसका सीक्रेट क्या है, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहता। मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकती क्योंकि वो उनका ध्यान रखा रहा है। और फिर वैंग भी उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। तो लड़की कहती है कि भैया वैंग, आप कितने ज़ॉम्बीज़ मारने वाले हो? वो छोटा लड़का कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, सारे के सारे। तो वो कहता है कि दोनों मुझे ध्यान से देखो। तो वो गोलियां चलाता है, तो गोलियां चलाते चलाते रात हो जाती है और वो कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। तो वहीं वो दूसरी गैंग वाले रोते हैं कि ये क्या है, वो लोग सुबह से लेकर रात तक गोलियां चला रहे हैं, आखिरकार उनके पास कितनी गोलियां हैं। तो वो गैंग वाले सारे डरे होते हैं और वो लीडर सोचने लगता है कि आखिरकार उनके पास इतनी गोलियां हैं, आखिरकार वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या वो अभी ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान बना रहे हैं। लीडर कहता है कि चिंता मत करो, थोड़ा सा सब्र करो, इतनी गोलियां वो चलाएंगे उतने ही ज़ॉम्बीज़ और आएंगे और जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन लीडर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अभी भी इतने पावरफुल लोग हैं, इन पे इतनी सारी गोलियां और अच्छे सारे अटैक वेपन हैं। कई सारे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे और ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडियां यहीं कहीं पड़ी थी। और वैंग थक जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरी मसाज करो। जायू और वो छोटा लड़का और लड़की उसकी मसाज करने लगते हैं। जायू कहती है कि आओ वो भी उसके साथ टारगेट प्रैक्टिस करे, अगर वो अकेला काम करता रहेगा तो वो थक जाएगा। वैंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज़ॉम्बीज़ उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। छोटी लड़की कहती है कि क्या मतलब फायदेमंद है? वैंग कहता है कि अरे यार, एक्टिव शूटिंग के लिए तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे हेडशॉट मारता हूँ मैं। तो छोटा लड़का भी कहता है कि हाँ भैया, आपकी हर एक गोली हेडशॉट लगी है और आपने आज 300 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मार दिए हैं। और वैंग अपने मन में सोचता है कि ज़ॉम्बीज़ को तो बस इसलिए मार रहा है क्योंकि वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकता है। और अगले दिन की सुबह फिर से लग्जरियस खाना खाते हैं और आराम करके ज़ॉम्बीज़ को मारने की प्रैक्टिस पे फिर से लग जाते हैं।
तो जैसे ही गोली चलाते और ज़ॉम्बीज आ जाते, फिर वो और उन ज़ॉम्बीज को मारते तो फिर और गोलियां चलानी पड़ती तो और ज़ॉम्बीज आ जाते, और जी की मदद से वैंग अपनी स्किल को अपग्रेड करने लगता है। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और बताती है कि तुम्हारी जो स्किल है शार्प शूट एमिंग वो लेवल 4 तक पहुंच चुकी है और उसकी अब एक्यूरेसी 150 हो चुकी है और अब उसका हेडशॉट चांस 150% हो चुका है और अब वो 300 मीटर दूर तक निशाना लगा सकता है। और अगर उसको अपनी स्किल दोबारा अपग्रेड करनी होगी उसको 10,000 ज़ॉम्बीज मारने पड़ेंगे। वैंग सोचने लगता है कि इतने दिनों से वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है और अब वो मियाओ से भी अच्छा निशाना लगा सकता है। और अब वो पिस्टल से निशाना लगाता है और वो पिस्टल से ही ज़ॉम्बीज के हेडशॉट मारने लगता है और सोचता है अब उसको स्नाइपर की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब ये 7 दिन ऐसे ही बीत गए और उसने आसपास की जगह ढूंढी ही नहीं और उसे कुछ भी सोने और वैल्यूएबल चीज भी नहीं मिली। लेकिन वो एक लकी इंसान है और उसको अपनी स्किल इंप्रूव करने का मौका जो मिल गया। फिर वो सामान उठाता है बहुत सारा खाने का, वो उनको देता है और कहता है कि की बार मैं बस इतना ही खाना लेकर आया हूँ। और वो देखकर लोग जाते हैं कि वाह वाह। बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे पास डोरेमोन की पॉकेट है, इतना सारा खाना कहाँ से आए। और म्याओ भी सोचती है कि मुझे लगा कि उन लोगों को जंगली वेजिटेबल खानी पड़ेगी इन दिनों के लिए। म्याओ सोचने लगती है कि इसीलिए बहन ने लोगों को कहा था कि खाने की चिंता मत करो, उसके पास बहुत खाना है। और म्याओ सोचती है कि ये कहाना तो कम से कम एक हफ्ता नहीं 1 महीना आराम से चल जाएगा। और जैसे कि पिछली बार मैं गया था, अभी भी लोगों को अपना ध्यान रखना होगा 7 दिनों के लिए और 7 दिनों के बाद तो दोबारा आएगा और खाना लेकर और सामान लेकर। म्याओ कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल अपने आप रख लेंगे और हमें तुम पर भरोसा है कि तुम दोबारा वापस जरूर आओगे। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और चैप्टर 46 शुरू होता है। बैंक कहता है कि अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं खाना ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उसको ज्वेलरीज और वैल्यूएबल जैसे कि गोल्ड के बदले खाना मिलता है। और यहाँ पर ज्वेलरीज और गोल्ड यूजलेस होगा, लेकिन वो उन चीजों को यूजफुल बना सकता है और जब सही टाइम होगा वो उन लोगों को बता देगा। जायू कहती है कि वैंग चिंता मत करो और हम इस बात को जरूर सीक्रेट रखेंगे। और म्याओ भी कहती है कि जो भी हो जाए, तुमने जो भी चीज करी हो तुमने हमारी बहुत मदद करी है और हम इस बात को एक सीक्रेट रखेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। मेंटर भी पीछे से यही कहता है और बाकी लोग भी यही कहने लगते हैं। और छोटा बच्चा कहता है कि अब चिंता मत करो, अगर 100 गन भी मेरे रफ पॉइंट होगी ना तब भी मैं ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा। वैंग कहता है कि ठीक है, लोगों को सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है और अब मैं जाने वाला हूँ। जो नीचे ज़ॉम्बीज है ना, लोगों को तुम अपना सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हो और हाँ अपना ध्यान रखना। वो लोग कहते हैं कि हम अपना ध्यान रखेंगे, आप अपना भी ध्यान रखना। और वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है तो वहीं पर एक आदमी तरबूज खरीद रहा था। कहता है कि तरबूज कितने का है, आखिरकार ये मीठा भी है। तो तभी एकदम से वैंग वहाँ पर आ जाता है और वैंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम तुम मुझे कोई नॉर्मल जगह पर नहीं छोड़ सकते, हर बार मैं कहीं और पहुंच जाता हूँ और गिर जाता हूँ। सिस्टम कहता है कि अगली बार मैं अच्छी सी जगह तुम्हें छोड़ूंगा। और वो अपना फोन निकालता है और देखता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, शायद ज्यादा चीज नहीं हुई होगी और उसका फोन टूट चुका था और उसको होंग होंग और जिंगपिंग फोन आए थे जो कि उसके दोस्त थे और उसको एक फोन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जाओ क्वाइन से भी आया था। तो अब मुंह बनाने लगता है कि आखिरकार इस चुड़ैल ने मुझे फोन क्यों किया है, उसने तो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब वो मुझे ढूंढने के लिए आई थी ब्रेकअप के बाद। और फिर वो होंग फिश और दोनों में से एक को फोन लगाता है और पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर हो, तुम लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई। पूछते हैं कि उससे पहले तुम बताओ तुमने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया। कहता है कि मेरा सिग्नल नहीं था। और पूछता है कि क्या पुलिस तुम लोगों को लिए ढूंढ रही है। और उसे डर लग रहा है कि अगर वो पुलिस तुम लोगों को पकड़ लेगी क्योंकि उसने ब्लैक टाइगर ग्रुप को पीटा था। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो गैंगस्टर है और वो पुलिस का साथ कभी नहीं देते और उनको घमंड है। और उंगफी है ना, और जो मैं हूँ वो दुकान खोलने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हैंक कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो हम कल बात करेंगे। फोन कट कर देता है तो अभी उसके पास फोन आ जाता है, देखता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जाओ का फोन है। होता है ये फिर चुड़ैल ने फोन कर दिया और अब की बार वो फोन उठा लेता है और कहता है कि हेलो, तुमने मुझे फोन क्यों किया है। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वैंग बिंग, मैंने सुना है कि तुमने ब्लैक टाइगर ग्रुप को पीट दिया, ये सच है। हाँ ये सच है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बारे में। कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं गलत थी और मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तो बस अपना ध्यान रखना। वैंग पूछता है कि क्या वो मिस्टर ली के बारे में बात कर रही है। उसकी एक्स कहती है कि हाँ, चौंक गया क्योंकि मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास एक गन है और अब ब्लैक टाइगर वो भी तुम्हारा दुश्मन बन गया है और तुम्हें वो ऐसी आसानी से नहीं जाने देगा और उसने कई सारे किलर्स को भी तुम्हें मारने के लिए भेज दिया है। और उसके पीछे से वो मिस्टर ली आ जाता है तो थोड़ा सा शांत हो जाती है। वो कहती है कि वो आ गया है और बाय फोन काट देती है। वैंग सोचता है कि आखिरकार जाओ को क्या हो गया, वो अब इतनी जल्दी
इतनी दयालु कैसे हो गई। और उसकी जो शार्प शूटिंग स्किल है ना वो तो अपग्रेड हो गई है, लेकिन वो पब्लिक में गन थोड़ी यूज कर सकता है। और सोचता है कि उसने मेरे को मारने के लिए किलर्स भेज दिए हैं, और अगर वो गन यूज नहीं कर सकता है तो वो अपने जो गोल्डन पाल्म स्ट्राइक है उसी पर निर्भर हो सकता है। तो वो सिस्टम कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और बैंग बिंग कहता है कि उसे एक लॉटरी ड्रॉ करनी है और उसे अपनी गोल्डन पाल्म स्ट्राइक जल्दी से अपग्रेड करनी है, और लॉटरी की मदद से वो जल्दी से अपग्रेड कर सकता है। और वो लॉटरी मशीन उसके सामने आ जाती है। यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 47 की शुरुआत में वो मशीन के सामने खड़ा होता है तो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 150 किलो सोना बचा हुआ है। तो वो बस एक बार ही लॉटरी मशीन को यूज कर पाएगा, और सोचता है कि अगर वो लकी होगा तो उसका कोई अच्छी चीज निकल जाएगी। और अब वो जो बेसमेंट में 1000 किलो सोना रखा हुआ है उसकी मदद से 10 बार लॉटरी यूज करेगा, और उसके बाद वो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में और ज्यादा सोना ढूंढेगा। सिस्टम कहता है कि तुम दुखी मत हो, सिस्टम को सिर्फ 50 किलो गोल्ड चाहिए होगा अपग्रेड करने के लिए, और अपग्रेड करने के बाद आइटम शॉप भी अनलॉक हो जाएगी। और बैंक कहता है कि अच्छा, मैं आइटम गोल्ड की मदद से आइटम भी खरीद सकता हूँ। सिस्टम कहता है कि हाँ। तो वो लॉटरी का हैंडल पकड़कर उसको दबा देता है। तो वो कहता है कि तो 50 किलो गोल्ड को यूज करो और आइटम को अपग्रेड कर दो। और वो घुमाता है, सोचता है कि कुछ तो निकल जाओ। और फिर उसकी स्किल बुक निकल जाती है और वो खुश हो जाता है, वाह बिग प्राइज। पहली बार वो इतना लकी था। और ये कोई स्किल थी फ्लीटिंग फुटवर्क, और इसकी मदद से वो चिड़ियाओं की तरह बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और वो टांग मारकर बहुत ऊंचा कूद सकता है। और उसको यूज करने के लिए उसके अंदर की जो इनर एनर्जी है उसको यूज करना पड़ेगा। बैंक सोचता है कि इनर एनर्जी क्या होता है और वो उसको कैसे पता लगा सकता है। सिस्टम कहता है कि इनर एनर्जी हमारे जो दिमाग की पावर होती है ना, पावर मेंटल स्पिरिट, और जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इनर एनर्जी होगी। फिर वो उसका स्टेटस देखता है जिसमें वैंग बिंग का नाम था, और उसकी जो मेंटल स्पिरिट थी वो 42 थी, और जितनी भी उसके पास स्किल थी ना सारी यहाँ पर लिखी हुई थी। और वो देखता है कि मेंटल स्पिरिट के साथ उसके सारे स्किल और भी सब बाकी चीज इंप्रूव हो चुकी है। तो वो देखता है कि उसको अपनी न्यू स्किल ट्राई करनी है, और वो बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि वो 5 किलोमीटर भागेगा और देखता है कि वो कितनी देर में वहां तक पहुंच जाएगा, और सेट गो करके भागने लगता है। सोचता है कि उसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है इस स्किल को यूज करने के बाद, और वो 9 मिनट के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ देता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि मैं 2 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर रहा हूँ। वो सोचता है कि अगर वो ओलंपिक में भाग लेगा तो जरूर जीत जाएगा। तभी कोई आता है तो उससे कहता है कि ये बुड्ढे ये जगह ब्लैक टाइगर ग्रुप की है और ये हमारी टेरिटरी है। वो देखता है कि आखिरकार ये है कौन। वहीं पर कुछ गुंडे लोग बूढ़े जो की किताबें बेच रहा था उसको पकड़े हुआ था, और वो उसकी बेटी को भी पकड़े हुए थे। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था, आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर। तो लड़की कहती है कि मेरे पापा को छोड़ दो। वो बंदा कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें मालूम नहीं था ना तो हम आज तुम्हें पीटेंगे नहीं, तो मुझे पैसे दो, मेरी टेरिटरी में घुसे कैसे। वैंग भी सोचने लगता है कि तो ब्लैक टाइगर ग्रुप उनका है ना, इसको अभी उसने गोली मारी थी कुछ दिन पहले, और वो साले कमीने लोग ऐसे भी लेते हैं लोगों से। और एक टकला आदमी आता है और उस आदमी को कहता है कि अरे रे रे शांति शांति। बूढ़ा आदमी डर जाएगा कहीं यहीं पे मर जाए, ऐसे भी ना मिले। और वो बूढ़े आदमी को कहता है कि ना मैं तुम्हारे टेरिटरी फीस तुम्हारे तरफ से मैं भर दूं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे पर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। रैंक के पीछे लोग कहते हैं कि चारा एक टाइगर ग्रुप उससे कितने तंग कर रहे हैं, तो ये भी कहते हैं कि उनके पास मत जाना वरना वो उन्हें भी पीटने चालू कर देंगे। रैंक सोचता है कि ब्लैक टाइगर ग्रुप ये तो पूरे शहर में लगता है तना पिछाना है, सभी लोग ब्लैक टाइगर ग्रुप को जानते हैं और वो शायद कई सालों से यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो टकला आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पैसे भर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और जो उसने कपड़े पहने हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा साइज चेक कर लूं, इतने बड़े हो चुके हैं। वो अपना हाथ करने लगता है, बूढ़ा आदमी उसे रोकने लगता है, लेकिन तो उसका हरे बालों वाला गुंडा था उसे पकड़ लेता है। लड़की कहती है उसके पास मत आओ, ये हाथ मत लगाओ, और यहीं पर ही चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 48 होता है जिसे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ओ माय गॉड, ये तो ब्लैक टाइगर ग्रुप के लोग हैं, ये क्या आखिरकार क्या कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि ये वैंग है ना, ये उन लोगों को क्या करने जा रहा है, उसे मालूम नहीं है कि ब्लैक टाइगर ग्रुप है। ये भी सोचते हैं कि वो लोग इतना खुले में इतने गंदे काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई लोग वो नहीं है क्या। टकला अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वैंग देखता है कि आखिर ये कौन है। एक बूढ़ा सा इंसान था। बूढ़ा इंसान कहता है कि कुछ बदमाश लोग बूढ़े लोगों को तंग कर रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कितनी गंदी बात है। टकला इंसान कहता है कि ए बुढ़ाऊ, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, अगर तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। बूढ़ा कहता है कि मेरा सर उड़ाएगा, देखना चाहता हूँ कैसे उड़ाएगा। टकला इंसान सोच रहा था कि वो अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। वो हरे बालों वाला कहता है कि ब्रदर जैंग, आप क्या कर रहे हो, उस बूढ़े को मारो ना,
कहा दो कि टाइगर ग्रुप वालों के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। तो वहाँ पर लोग खड़े थे, वो भी कहते हैं कि आखिरकार वो बंदा हिल क्यों नहीं रहा। वैंग कहता है कि और लोगों को नहीं दिख रहा कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है, बट लेकिन वो देख पा रहा है। देखता है कि उस बूढ़े इंसान में बहुत ज्यादा पावर है और उसमें से एक व्हाइट सा टाइगर है जो उसको पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि कर रहे हो, हिल क्यों नहीं रहे, तुमने तो कहा था अभी मेरा सर उड़ाओगे। टकला इंसान गुस्सा आ जाता है और अपने लोगों को कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, इसको पीटो ना, तुम लोगों को मैं ही चाहिए हूँ हर बार इन लोगों को पीटने के लिए। तो वो हरे बालों वाला इंसान बूढ़े पर हमला करता है और कहता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। और वो उस बूढ़े को मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। हरे बालों वाला सोचता है कि ये बूढ़ा इंसान कोई जादू टोना करने वाला है। मैंने उसके ऊपर मुक्का मारा लेकिन उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्या जादू टोना? बच्चे, मुझे क्या लगा तुम अपने छोटे मोटे ये स्ट्रेंथ से मुझ पर हमला कर पाओगे। तुम छोटे लोग भूल गए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या सिखाया था। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। एक इसे कहते हैं कुंग फू। और वो उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारता है और वो दोनों उड़ जाकर पड़ते हैं। वे लोग देखकर हैरान थे। हैंक कहता है ये बूढ़ा इंसान तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, का ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है। और वो सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपने अपने चाकू निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ब्लैक टाइगर से पंगा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। तो सभी उन पर कहता है कि हमले कर दो, उसे मार दो। और वो ये भी कहते हैं कि बूढ़े थोड़े दिन और जी सकता था लेकिन तूने अपनी मौत जल्दी बुला ली। कहता है कि हाँ, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मैं अभी नहीं मरने वाला हूँ, तुम लोग तो मुझे वे भी नहीं हरा सकते हो। तो अपने एक थप्पड़ से एक बंदे को मारता है, उसके दांत टूट कर वो गिर जाते हैं। और दूसरा चाकू लाता है और कहता है कि तुम चाकू कैसे इस्तेमाल कर सकते। उसका हाथ पे वो अपना हाथ मारता है और उसका चाकू छूट जाता है और कहता है कि तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। और वो अपनी टांग की मदद से उसके हाथ तोड़ देता है और कहते हैं कि कचरे जाओ, एक साथ वहीं पर पड़े रहो, तुम वहीं पर ठीक हो। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 49 की शुरुआत में वो अगला इंसान कुर्सी उठाकर बूढ़े पर मारता है लेकिन पीछे से हैंग आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। और वो बूढ़ा इंसान शॉक हो जाता है कि ये भी पक्का शायद कोई मार्शल आर्टिस्ट है और इसने गोल्डन पाम स्ट्राइक को यूज किया है। वो बूढ़ा इंसान अपने मन में सोचता है कि इतना छोटा लड़का इतनी ज्यादा इंटेंस इनर एनर्जी कहाँ से लाया। और वो टकला दूर जाकर पड़ता है और बाकी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। और वो वैंग कहता है कि अंकल जी आप ठीक हैं। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं। तो बूढ़ा इंसान भी कहता है कि तुम लोगों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ और मुझे नहीं मालूम कि आपको मैं कैसे रिपे करूँ। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि उसकी एक समस्या है, तो दिल पर मत लेना, तुम लोगों को ये सिटी छोड़कर जाना होगा अभी। तुम लोगों ने ब्लैक टाइगर ग्रुप के साथ पंगा ले लिया है और वो तुम लोगों को ऐसे ही जाने नहीं देगा। वो कहते हैं कि ठीक है हम अभी चले जाएंगे। वो गुंडे भाग जाते हैं कि उनका लक कितना खराब है, लोगों ने अभी एक मार्शल आर्टिस्ट पंगा ले लिया और वो भाग जाते हैं। तो वो टकला पीछे पीछे आता है और कहता है रुको, मेरे लिए भी रुको। रैंग उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि ये टकले कहाँ भाग रहा है, अभी पीट के तो जा। तो टकला कहता है कि प्लीज बड़े भाई मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। रैंग हंसने लगता है, हा हा हा, इतना डरपोक है। रैंग अपने मन में सोचता है कि अब की बार उन लोग ने और भी ज्यादा पंगा ले लिया है, अब की बार वो पक्का अपना रिवेंज लेने के लिए उसके पास आएंगे। और उससे पहले उसको लोगों को डराना चाहिए उसके जो पावर से। तो वो कहता है कि मुझे मालूम है कि ये ब्लैक टाइगर ग्रुप की टेरिटरी है, लेकिन तुम लोगों को मालूम है लोगों को ऐसे और लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। तो टकला कहता है कि हाँ हाँ हमने समझ लिया, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो टकला पूछता है कि आखिरकार तुम कौन से मार्शल ग्रुप से हो। तो वैंग कहता है कि वो किसी मार्शल ग्रुप से नहीं है, लेकिन मेरा नाम याद रखना, मैं हूँ वैंग बिन। तो बूढ़ा इंसान पास ज्यादा है वैंग, उसे उसका नाम पूछता है। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि वो मेरा नाम सुनने के लायक नहीं है, पहले उसको भगा दो। वैंग कहता है कि तुमने सुना नहीं कल ने क्या कहा है, तो यहाँ से भाग जाओ। और वो भाग जाता है। तो वो टकला सोचने लगता है कि वैंग बिन तो वही है ना जो डोंग ब्रदर गोली मारी थी, तो पिछली बार भी उसने ये पंगा लिया था। तो उसने सुना था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है और उसने डोंग के पैर में गोली मारकर उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। तो टकला सोचने लगता है कि बच गया वो, उसने उसको अब की बार गोली नहीं मारी, वरना वो भी उसको गोली मार देता और वो उसको भी हॉस्पिटल जाना पड़ता, क्या पता वो अभी तक मर चुका होता। और वो भागना चाहता है इससे पहले वो गोली बंदूक नापना निकाल ले। और वैंग कहता है कि एक टकले। तो टकला पूछता है कि क्या हुआ बड़े भाई, क्या तुम बहरे हो या बहरे होने की एक्टिंग कर रहे हो, मैंने क्या कहा है तुम्हें, यहाँ से भगले, यहाँ पर क्यों खड़ा है अभी तक। उसी से कहता है वो टकला डर जाता है और कहता है सॉरी भाई मैं जा रहा हूँ भाई। तो मत्था टेक कर वहां से भाग